नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, छात्रों को न्याय के मुद्दे पर अब नरेंद्र मोदी बेहद बुरी तरह फंस चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 24 दिनों से धरने पर बैठी हुई है और भी बहुत सारे छात्र लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। सोनम वांगचुक समेत तमाम अनशनकर्ताओं के अनशन को 16 दिन हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार को अहंकार इतना है कि वो इन अनशनकारियों के हाल चाल तक नहीं ले रही है। आपको बता दूं कि आज उद्धव ठाकरे ने बाकायदा सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है और राहुल गांधी से भी इस मुहिम में साथ आने को कहा है। वहीं आज दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची। इधर राहुल गांधी ने भी एक बड़ा ऐलान छात्रों की गूंज को लेकर किया है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा है, क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान, ये 4 शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच यही है, भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है। जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वह आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है। इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को की सालों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है। यहां दोषी वेंडर्स और अधिकारियों को मिलती है टेंडर और तरक्की, और सजा किसे मिलती है? छात्रों को, जिन्हें टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री ये सब देख रहे हैं और उन्होंने चुप्पी चुनी है, जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है और मीडिया में बस एक लंबा सन्नाटा। अब बहुत हुआ, अब वक्त है शिक्षा में रेवोल्यूशन का। 17 जुलाई देहरादून, मेरे साथ आइए, छात्रों की गूंज को और बुलंद करें। ये कह रहे हैं यहां पे राहुल गांधी। तो कोटा के बाद अब देहरादून में राहुल गांधी की रैली क्या असर दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ज्यादा दिन नहीं है, आज की तारीख आप जानते हैं 13, आज 13 तारीख बीत रही है और आज से ठीक तीसरे दिन यानी 17 तारीख को, 14, 15, 16 चौथे दिन 17 तारीख को राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज करने वाले हैं। वैसे राहुल जंतर मंतर पर जाने की उद्धव ठाकरे की सलाह पर क्या कहते हैं, यह भी अभी देखना होगा। राहुल गांधी की तरफ से उद्धव ठाकरे ने जो कहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सोनम वांगचुक के अनशन पर बड़ा बयान दिया है। पवन खेड़ा ने, अब तो सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं पवन खेड़ा, मीडिया विंग के इंचार्ज भी हैं। पवन खेड़ा ने अन्ना हजारे के अनशन और सोनम वांगचुक के अनशन की तुलना करते हुए जो कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं यहां पर पवन खेड़ा। सुनिए। To what happened 15 years ago, 14 years ago, when Anna Hazare was sitting on a fast unto death. We were in power, we were in government. I wouldn't say power, we were in government. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. On the 5th or 6th day of his fast, the government showed a lot of sensitivity and started a dialogue with them. 4th day actually, I was part of that dialogue. Pranab Mukherjee Sahab, Salman Khurshid ji, a lot of our leaders were directly engaging with the team of Anna Hazare. On the 4th day itself, that's the kind of sensitivity our government had shown. Though we were at the receiving end of all the questions, of all the accusations, of all the demands, and why not? Activists have a right to do that, and it's our duty to listen to them. So as part of our duty, we started engaging with them. Not just engaging with them, we asked them to draft the Jan Lokpal bill. And I remember very clearly, on the 10th day of his fast, at night, 11 o'clock, Vilas Rawji Deshmukh, who is no more, went and met him. He was accompanied by me and some other leaders of our party. And the Lokpal bill draft was finalized outside the tent at Ramlila Maidan. Anna Hazare ji, Vilas Rawji Deshmukh and other people of his team. And on the 11th day, his fast ended. Today is the 16th day of Sonam Wangchuk's fast. Have you seen a single representative of the government approaching him? That's the level of insensitivity this government has towards activists.
You saw what they did to the farmers. 750 farmers were killed. They died. You've seen what they did to the NEET activists, the youth. Anybody who asks questions. तो सुन रहे थे आप, बात ज्यादा पुरानी नहीं है और उस समय अन्ना आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों ने भी देखा है कि किस तरह यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार बार बार अन्ना आंदोलन में चर्चा के लिए दरवाजे खुले रखती थी, लेकिन मोदी सरकार अभी सोनम वांगचुक समेत बाकी अनशनकारियों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। यह दुखद है। लोकतंत्र में विरोध कर रहे लोगों का सम्मान भी सरकार को करना चाहिए, लेकिन इस सरकार की सोच लोकतांत्रिक दिखती ही नहीं है। अभिजीत दिपके ने भी आज मोदी सरकार को अहंकार छोड़ने की नसीहत देते हुए जो कुछ लिखा है, आइए जरा उसे देखिए। अभिजीत दिपके लिख रहे हैं कि अपनी यहां पर साफ साफ कि मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसे अहंकार की, यहां अपनी गलती मानना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा शक्ति की निशानी है। साफ साफ कह रहे हैं हम बस जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यहां पर मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसे अहंकार की लड़ाई न बनाएं, क्योंकि यहां इंसानी जानें दांव पर लगी हैं। यहां साफ साफ कह रहे हैं अभिजीत दिपके कि इसे अहंकार की लड़ाई न बनाएं, क्योंकि यहां इंसानी जानें जो है, इंसान की जान दांव पर लगी हैं। अपनी गलती मानना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा शक्ति की निशानी है। हम बस जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। तो मोदी सरकार को बार बार गलती सुधारने के मौके मिल रहे हैं, लेकिन वो इनकी उपेक्षा कर रही है। अब इस आंदोलन के कारण ही जिस तरह विपक्ष फिर से एकजुट हो रहा है, उसमें आगे जाकर बीजेपी के लिए ही मुश्किल होगी, ये तय मानिए। अब तक माकपा, समाजवादी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी दलों के नेता अलग अलग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं एक साथ सबने मोर्चा खोल लिया तो क्या मोदी उस विरोध को संभाल पाएंगे, ये उन्हें सोच लेना चाहिए। इधर टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ फिर अपना सख्त रुख दिखाया है। मामला टीएमसी पर ऋतुव्रत बनर्जी गुट के दावे का है, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को खत लिखकर आग्रह किया है कि ऋतुव्रत बनर्जी गुट को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और संगठनात्मक चुनावों से जुड़े दावों पर जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए। मामला क्या है आपको बता रहा हूं। आपको बता दूं कि पार्टी के भीतर जारी विवाद 2 जुलाई को उस समय और गहरा गया था, जब ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया था। इस गुट ने कहा था कि उसने 22 जून को आयोजित विशेष अधिवेशन के बाद चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी थी और संगठन में किए गए कथित बदलावों को मान्यता देने का अनुरोध किया था। और इस दावे के बाद निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतुव्रत बनर्जी दोनों को खत भेजकर अपना अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने 6 जुलाई को, यानी अभी आज है 13 जुलाई, आज से सप्ताह भर पहले 6 जुलाई को अपना जवाब दाखिल कर दिया, जबकि ऋतुव्रत बनर्जी के गुट को जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक का अतिरिक्त समय दिया गया। अब ममता बनर्जी ने 12 जुलाई को, वो 10 जुलाई की बात है, 12 जुलाई को यानी कल, बीता हुआ कल, निर्वाचन आयोग को, यानी चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन कह लीजिए, उसको लिखे हुए खत में कहा है, चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने और कहा है कि 10 जुलाई बीत जाने और उसके बाद करीब 2 दिन गुजर जाने के बावजूद ऋतुव्रत बनर्जी की तरफ से इस संबंध में कोई जवाब हमें नहीं भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 10 जुलाई के बाद 48 घंटे और बीत जाने के बावजूद आपका कार्यालय पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, जिससे ऋतुव्रत बनर्जी को और अवसर मिल रहा है और ये उनके दुर्भावनापूर्ण मकसद के प्रति आपके झुकाव को दर्शाता है। ममता बनर्जी ने कहा है आगे कि इसीलिए मैं आग्रह करती हूं कि मेरी ओर से दाखिल जवाब पर शीघ्र विचार किया जाए तथा ऋतुव्रत बनर्जी को कोई और समय नहीं दिया जाए।
तो चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने बागी गुट के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि पार्टी के संविधान के अनुसार संगठन की विभिन्न समितियां वर्ष 2027 तक वैध हैं, यानी टीएमसी पर अपना हक ममता बनर्जी नहीं छोड़ेंगी। ये बात साफ है। जिस तरह चुनाव आयोग बागी गुट को जवाब देने के लिए ज्यादा दिन दे रहा है, उससे उसके पक्षपाती रवैये पर सवाल उठेंगे ही। लिहाजा अपनी साख बचाने के लिए चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, यह देखना होगा। कुल मिलाकर नजर आ रहा है कि इस समय अकेले मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी और उसका साथ देने वाली संवैधानिक संस्थाओं पर भी संकट खड़ा हो गया है। क्या मोदी अपने साथ सबको फंसाएंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी को उद्धव ठाकरे की जो सलाह है, क्या उसे राहुल गांधी मानेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल इन सब के बीच कि कैसे विपक्ष एकजुट होकर नई रणनीतियों पर काम कर रहा है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। चलेंगे उधर भी जंतर मंतर पे। आज मंडे है, सोमवार का दिन है, लेकिन आज भीड़ भाड़ ज्यादा है। अमूमन वर्किंग डेज में भीड़ कम होती है, लेकिन आज ज्यादा। उसके क्या मायने हैं, ये सब समझेंगे। आइए हमारे